गुड मॉर्निंग नागपुर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के शो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कई जानी मानी शख्सियतों से हमने इस कार्यक्रम के तहत आपको मिलवाया है, जो फिल्मी दुनिया से जिन्होंने ताल्लुक़ रखा था या फिर जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, हमारे समाज की जानी मानी हस्तियां रही हैं। पर सेना से कोई हमारे इस कार्यक्रम में आए ऐसा बहुत कम हुआ है और हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि आज हमारे साथ बिल्कुल अनुशासन की प्रतिमूर्ति, जो कि अब शिक्षण क्षेत्र में अपना चिन्ह, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अग्रसर है, ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आप हैं कैप्टन उन्नी गोपाल कृष्णन। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार। थैंक यू मैडम। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम सर का स्वागत करते हुए सर का परिचय थोड़ा बहुत मैं आपको देना चाहूँगी। चूँकि सर सेना से संबंध रखते हैं तो आप सेना के बारे में मैं बताऊँगी कि कैप्टन उन्नी गोपाल कृष्णन ये प्रेस्टिजियस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के पास आउट हैं और उन्होंने उनके इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और उसके साथ साथ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी आपको प्रदत्त किया गया था। तो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं। हम अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं सर कि सेना के साथ आज हम बैठे हैं। थैंक यू मैडम। जी कैप्टन, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब सेना की बात आती है तो वहाँ पर अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। डिसिप्लिन बिल्कुल चारों तरफ से और उसी के साथ साथ जब सेना की बात आती है तो एक गौरव, एक गरिमा और हमारे देश के प्रति एक हमारा मान रखने वाली एक ऐसी सेना हमारे आंखों के सामने आ जाती है और उसमें काम करने वाले वे लोग जो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें फ़क्र महसूस होता है जब फौजी और सिविलियन का जब फ़र्क होता है ना सर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात ऐसी मन में लगती है कि अरे काश हम भी फ़ौज में होते या हम भी फ़ौज का हिस्सा होते। तो आप तो फ़ौज में इतने वर्ष रहे हैं और ट्रेनिंग के दौरान भी आपका करियर इतना उज्जवल रहा है। कुछ आपके ट्रेनिंग के बारे में बताइएगा और बाद में आप सेना में जो आपने 5 साल गुजारे उसके बारे में बताइए। अभी सबसे पहली बात तो मुझे स्कूल से ही फौज में भर्ती होने का बहुत इंटरेस्ट था। जी, तो ये तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये इंटरेस्ट कैसे आपका डेवलप हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता और किसने आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली मेरा बचपन यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर चंद्रपुर में हुआ है। मैंने अपना स्कूलिंग चंद्रपुर में किया हुआ है। मेरे फादर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे। अच्छा। और उससे पहले मेरे फादर एयरफोर्स में थे। और उस टाइम पे मेरी इंटरेस्ट रही, फॉर दैट मैटर मेरे बचपन से ही ये रहा कि मैं सिर्फ फाइटर पायलट बनना चाहता था। क्या बात है। जब लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर के बारे में सोचते थे, मैं सिर्फ चाहता था कि मैं फाइटर पायलट बनूं। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैं एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ। तो वो मेरा ये था, बट मैंने छोड़ा नहीं उसके वजह से अपना इंटरेस्ट। जी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर मैं ओटीए में सेलेक्ट हो गया। जी। तो ओटीए में मेरा ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था एंड मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बट बाकी के एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड था। एंड सो मुझे ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आया। जी जी। इसके बावजूद सर, ये ट्रेनिंग करते हुए बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको आए होंगे। हाँ। या बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप मिले होंगे, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। तो एक तो हमारे कोर्स में करीब 250 कैडेट थे और ये वो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं पूरे भारत से आते हैं। एंड उनके साथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरैक्शन बहुत अच्छा रहा। हाँ। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि कुछ साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, लैंग्वेजेस, उनका रहन सहन, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम एक्चुअली मौका कुछ नहीं मिलता। आपका ऑलमोस्ट 24 आवर्स आप किसी न किसी एक्टिविटी में रहते हैं। रूटीन इतना स्ट्रिक्ट होता है, उससे आपको थ्रू आउट योर लाइफ डिसिप्लिन की आदत लग जाती है। वो आप एवरीथिंग राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट ड्रेस, ये कहते हैं कि हर चीज में, ताकि ये तीनों अगर आपके रहे तो आपका सक्सेस इजी रहता है, जिंदगी में सफलता मिलेगी ही। ये तीन चीजें हैं। तो ये 3 चीजें, और ये ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग से सीखा। दूसरी बात है कि मेरे कोर्स में मैं 50th कोर्स हूँ ओटीए का। जी। तो उसी टाइम पर कलर प्रेजेंटेशन हुआ था।
अच्छा। जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट श्री आर वेंकट रमन ने उस परेड को रिव्यू किया था और जी। कलर्स प्रेजेंट किए थे। मेरी खुशकिस्मती है कि वो परेड मैंने कमांड किया था। सर आपने कमांड की थी, पर मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि कितनी फक्र की बात रही होगी और उस समय कितना अभिमान आपने महसूस किया होगा। ये श्योरली मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट है जी, कि मैं ऐसा ये कर सका हूँ। ये नहीं कि मेरे में कुछ स्पेशल था, 250 में उन्होंने सेलेक्ट किया, मेरा नंबर आ गया, इज अ डिफरेंट थिंग। और वो 50वां था, तो ये और भी महत्वपूर्ण बात रही। तो इस बात से मैं हमेशा उसको कई बार जब भी मेरे को याद आता है तो मैं वो डीपी फोटोग्राफ हमेशा अपने व्हाट्सएप में भी दिखाता हूँ ताकि मुझे याद दिलाए कि हाँ मैंने कुछ किया हुआ था। तो चलिए सर, हमारे इसका जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका एक हिस्सा होता है कि हम आपसे बातचीत करते करते आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं, हम फिल्मी गाने या फिर आपको जो अच्छे लगते होंगे वो। तो कोई गाना यदि आप पसंद करते हैं तो उसके बारे में बताइए। मैं तो गाने बहुत सुनता हूँ और खासकर पुराने गाने। मेरे तो हमेशा अमिताभ बच्चन रहे हैं। हाँ। तो मैं भी एंग्री यंग मैन वाला वो जो ये है, तो उनके तो उस टाइम के जो गाने तो खैर इवन राजेश खन्ना के टाइम के मुझे बहुत आराधना और तो चलिए हम आपको आराधना फिल्म का ये गाना सुना देते हैं। बहुत बढ़िया जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। तो हमने आपको गाना सुनवाया, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। Okay. तो चलिए, तो आपने एक कोरे कागज पर आपने अपने आप भविष्य बना लिया और आप सेना में चले गए। 5 साल आपके सेना में बीते हैं। तो सेना में कैसा जीवन होता है? हर एक सिविलियन को ये इच्छा होती है कि वो जाने कि वहाँ की रूटीन कैसा होता है और सिविलियन से अलग कैसे वो अपने आप को महसूस करते हैं। आई थिंक सेना में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि देयर इज सब एक समान होते हैं, चाहे आपके रिलीजन, आपके लैंग्वेज, कोई बैरियर नहीं रहता, आप चाहे कुछ भी हो। एंड इवन दो हम लोग सोचते हैं कि रैंक का बहुत बड़ा दबदबा होता है आर्मी में, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जितना ट्रांसपेरेंसी है इंटरैक्शन में, सबको अपना काम जो है उसी पे जज किया जाता है। जी। और इस वजह से क्या होता है कि आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना काम अच्छा कीजिए, आपके जो अंडर में है वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और जो आपसे ऊपर हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट पर सर, एक पद का रुतबा तो होता है। रुतबा होता है, हाँ। लेकिन वो रुतबा आपको अपने एक्शन से बनाना पड़ता है जी। पद से आपको ये नहीं होता है। पीपल विल रेस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर बीइंग अ रोल मॉडल। ओके सर, वो 5 साल आपके तो यूं गुजर गए होंगे और आपने बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे। उन 5 सालों की यादों के यदि आप
एक चौराहे पर खड़े रहकर यदि पीछे पलट के देखते हैं उन 5 सालों को, यदि आप निहारते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जो आपको एकदम इंस्टेंटली एकदम याद आ जाता है? इन माई सेकेंड ईयर और फर्स्ट 1.5 years टाइम में आई वॉज एट द बॉर्डर इन कुपवाड़ा जी। एंड उस टाइम पे मेरा यूनिट पाकिस्तानी पोस्ट के बाजू में था एंड वी वेर अबाउट 50 to 100 meters away from each other. जी जी। And from there you could feel the thing जो लोग कहते हैं ना Feeling, हाँ, कि सरहद पे रहने वाला, हाँ। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था हाँ। रहने का। एंड क्या लगता है सर, हर पल पल ऐसा लगता है कि हम एकदम सरहद पर हैं और बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप दूसरे की आंख में देख सकते हैं। हाँ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था जी। उसके सिवा मतलब मैंने फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया था जी। तो कई यूनिट लेवल पे और डिव लेवल पे गेम्स, क्योंकि आर्मी में ज़रूरी है कि हर यूनिट हर गेम में एक ऑफिसर ज़रूर पार्टिसिपेट करे। जी सर, ये अभी तो शॉर्ट सर्विस कमीशन तो मिलते ही रहते हैं आर्मी में या फिर बाकी हमारी सेनाओं में। जी जी। तो यहाँ मुझे आपसे ये जानना है कि अग्निवीर अभी एक छोटी सी संकल्पना निकली है, हमारे बड़े लोगों के दिमाग से ये ऐसी उपज है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सहायक सिद्ध होगी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। पर्सनली मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। मुझे लगता है ये सही तरीका होना चाहिए है फौज में भर्ती होने का, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चोटी बहुत कम होता है। हाँ। जबकि आपको बॉटम में कई लोग चाहिए होते हैं। तो हर एक आदमी तो ऊपर, हर एक आदमी ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर ये जो सिस्टम में जो उन्होंने किया हुआ है, इसमें क्या होगा कि जो 5 years है, हाँ। उसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन, आपका काबिलियत, हाँ। आपका ट्रेनिंग, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। एंड भले ही आप आर्मी में कंटिन्यू ना करें या एयरफोर्स में या जिस भी फौज में आप आगे ना करें, हाँ। लेकिन ये आपके साथ जिंदगी भर रहता है, यानी बेस आपका अच्छा बन जाएगा। हाँ। एंड आप किसी भी फील्ड में जाएं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आज भी मैं जो भी करता हूं, मेरा बॉटम लाइन हमेशा होता है मेरा जो लर्निंग जो आर्मी में मैंने किया हुआ है। जी जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत, एंड पहले ये ऑप्शन जवानों के लिए नहीं था, लेकिन अभी हुआ है। एंड ऑल्सो हमारे टाइम पे तो फाइनेंशियली कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब जब मैंने फौज छोड़ा था, हाँ। तो मुझे 95 में मेरा 4 साल का सेविंग था 40,000 रुपीज। आज की तारीख में कह रहे हैं कि जब वो अग्निवीर करें, हाँ, 5 साल में जाएंगे एज ए जवान, तो 10-12 लाख मिलेंगे। एंड फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट देयर करियर। हाँ, सही बात है कि यदि एक जवान, यदि एक व्यक्ति यदि अपना कुछ शुरू करना चाहता है, तो वैसे भी उसके पास इतना पैसा नहीं होता यदि सिंपल फैमिली से आता है तो, और उसे 10 साल का डिसिप्लिन सीखने के बाद एक चीज मिल रही है तो वो ज्यादा बेहतर होगी। एंड वो उसके पास हमेशा रहेगी। जी जी। हाँ, हरदम के लिए रहेगी। हाँ, जो कि किसी भी पैसे से ज्यादा अहमियत रखती कि ओके आपका करियर आर्मी में नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं और तो आपको काबिलियत दिए हुए ना, तो इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से एक सिरा पकड़ते हैं कि जैसे ये कहीं नहीं जाना चाहते, आर्मी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये अपना कहीं दूसरी जगह करियर बनाएंगे, जैसे कि आपने शिक्षा क्षेत्र में बनाया। तो शिक्षा क्षेत्र ने आपको कैसे आकर्षित किया? ये तो इंसिडेंटल था। मैंने फौज छोड़ने के बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे। तो किसी को स्कूल के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी करना जी था। जी जी जी। तो मैंने क्या किया था, तो मेरी जो टीम थी जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया था, और ये था एक दुबई टीम के लिए। तो मैंने उनको बोला था, तो हमने उनको किया, एंड वी वर पेड फॉर डूइंग द जॉब दैट वी डिड। बट वो काफी इंटरेस्टिंग था, तो हमने फिर करीब 100 odd स्कूल्स विजिट किए। ये था इन द ईयर 99-2000। ओके। एंड दैट वाज द टाइम ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे कि जो सक्सेसफुल थे वो इंडिया में वापस आना चाहते थे। तो ये जब वापस आ रहे थे, तो इन वन ऑफ द थिंग दे वर फाइंडिंग
difficult to manage was education. Because Indian education was only limited वो to वापिस CBSE. आएंगे तो उनके बच्चे कैसे हैं? कहाँ? जी। तो उस टाइम पे मैंने जो बाकी 2 फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने साथ में इंडस इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था बैंगलोर में, Innovative, हाँ, इन बैंगलोर जी, में। जी, जी। एंड उसमें हम इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम विच इज एन इंटरनेशनल सिलेबस वो शुरू किया हमने। ओके, हाँ। एंड दैट स्टार्टेड इन 2003। तो वो मैंने 3 साल चलाया। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो इंटरनेशनल, और उस टाइम पे द फीस 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल स्कूल का फीस था करीब 3.5 lakhs पर ईयर। पर ईयर, ओके। पर ईयर, जो कि कई बार इवन इंजीनियरिंग करने के लिए इतना पूरा नहीं लगता। हाँ। बट ये 1 साल का फीस था। बट तो मुझे सर वहाँ ऐसा कहीं आपको ये नहीं लगा कि ऐसा इंटरनेशनल सिलेबस और हमारे बाकी स्कूल से कंपटीशन, तो बच्चे कैसे आएंगे Correct. और क्या होगा? सो उधर मुझे ऐसा लगा कि जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो बच्चों को उसमें डाल रहे थे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बट मैंने जब उसको स्टडी किया, मुझे लगा कि इंटरनेशनल सिलेबस अफोर्डेबल फीस में होना चाहिए। हाँ। कहाँ, मतलब आपको 3-3.5 लाख देने की जरूरत नहीं है। हाँ। इस नाम से मैंने फिर इसके हिसाब से मैंने एक प्राइमस पब्लिक स्कूल करके, इसलिए उसका नाम भी इंटरनेशनल नहीं रखा हमने, प्राइमस पब्लिक स्कूल रखा। और हमने 40,000 रुपीज पे वो इंटरनेशनल सिलेबस यहाँ एजुकेशन शुरू किया। अच्छा, नहीं सर, हमारे भारतीय लोग ऐसे हैं कि अच्छा भी मिले और बहुत किफायती दरों में हाँ, भी और मिले। होना भी चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। मतलब हाँ। ये जरूरी नहीं है कि बिकॉज दे आर गेटिंग एजुकेशन फ्री। करेक्ट, हाँ। एंड देयर द गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर Yeah, इट, yeah. बट व्हाई शुड आवर पीपल नॉट बी अवेलेबल? तो उस हिसाब से मैंने इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था। एंड 10 साल मतलब चलाए, 10-12 साल प्राइमस वाले। इसके बाद मुझे लगा कि हम लोग सर यहाँ मैं आपको रोकती हूँ, यहाँ और एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, बताइए। कोई नया वाला कुछ। और मैं घर पे भी, मेरे सिस्टर और मैं एक्चुअली आपस में हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। इवन दो हम केरल के हैं, बट अच्छा। मैं हिंदी में, हमारी मतलब गुफ्तगू हाँ। उसमें होती है। तो आपने गुफ्तगू कहा तो बहुत अच्छा सा कोई ऐसा गाना आपको सुनवाते हैं। घरौंदा वाला जो है ना, हाँ। एक अकेला अकेला इस शहर में, जी जरूर सुनाते हैं आपको वो गाना हम। मैं आपसे कहने वाली थी कि मैं गुलजार साहब का एक गाना आपको सुनाती हूँ, और आपने बोला भी वैसा ही गाना। तो चलिए सुन लेते हैं जी। अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। सर ये तो ठीक है कि आपकी जर्नी वहां पर शुरू हुई, आपका एक्सपीरियंस का क्या रहा कि पब्लिक स्कूल में लोग आने लगे, और उसके बाद में फिर आप यानी फिर से महाराष्ट्र लौटे। करेक्ट। तो महाराष्ट्र लौटने पर भी मुझे आपको जानना था कि जहाँ की आपकी स्कूलिंग हुई चंद्रपुर में, और उसके बाद में आपने चुना आपका कार्यक्षेत्र नागपुर, ये क्यों? मैंने जो दोनों स्कूल शुरू किए बैंगलोर में किए हैं, क्योंकि मैं वहीं पे सेटल हुआ हूँ। अच्छा। और
मेरे एक दोस्त है मिस्टर चेतन मेहरोत्रा, ही इज द ट्रस्टी ऑफ सरला एजुकेशन एंड दे रन अ वोकेशनल ट्रेनिंग इन मुंबई। ओके। और वो चाहते थे कि हम वोकेशनल एजुकेशन से K-12 दैट इज स्कूल एजुकेशन शुरू करें, और उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना ऐसा कुछ शुरू करें। तो मैंने बोला कि सभी लोग मुंबई, बॉम्बे, बैंगलोर सिटीज में जाते हैं। मैं बोला हम क्यों ना Tier 2 सिटीज में जाके इंटरनेशनल एजुकेशन हमारा भी बन रहा है सर, बड़ा सिटी। बिल्कुल है। मैं तो मुझे तो हमेशा लगता है कि नागपुर इम्पोर्टेंट, और हम लोग हार्ट में रहते हैं बिल्कुल और भारत के, और सभी यानी सभी तरफ से आने जाने वाले लोग चारों तरफ से रुकना पड़ता है। 0 माइल अगर यहाँ पे है तो फिर हम क्यों ना ये करें। तो इस वजह से डिसाइड किया कि, और मेरे कई सारे क्लासमेट्स और दोस्त यहाँ पे हैं जो काम करते हैं जी, तो इट वाज इजियर फॉर मी टू decide to do a school in Nagpur. Yes. And I started this in the year 2014-15 में हमने लैंड देखना, चेतन और मैं, हम लोग आए, हमने करीब 1 साल लगा हमको डिसाइड करने के लिए कहाँ करना है, क्या करना है। एंड फिर हमने ये जगह ढूंढ के फिर हमने एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है। जी। तो हमारा इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर स्कूल शुरू करना, और उसके पीछे के आपके एम्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो प्राइमर्स के लिए था, सेम चीज एस्पायर के लिए, एकदम अफोर्डेबल इंटरनेशनल स्कूल शुरू करने का प्लान था हमारा। और हम आप देखोगे तो हमने जब एस्पायर शुरू किया, हमारा फीस 40,000 रुपीज़ है। आपको कई CBSE स्कूल्स में उसके डबल फीस देने पड़ते हैं। हमारा 10 एकड़ का कैंपस है स्कूल का जी, लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम, इन टर्म्स ऑफ प्ले फील्ड, सभी कुछ है जी, सभी कुछ है। द फीस हैज टू बी देयर, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में होता है तो उसका वैल्यू नहीं देखा जाता। तो हमने उसके हिसाब से किया है, एंड वी हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल कि पेरेंट्स हमारे टीचर्स को और उनका जो लव फॉर द चिल्ड्रन इज देयर। मतलब ये बाकी ठीक है, बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, तो ये रहा है। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि नागपुर का पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, दे आर मोर इंडियन सिलेबस ओरिएंटेड। ओके। जिसके वजह से हमने डिसाइड किया कि अगर पेरेंट्स अगर लोगों का रिक्वायरमेंट वो है तो हम वो ही करेंगे। जिस वजह से हम अगले साल CBSE शुरू कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल सिलेबस नहीं रहेगा, CBSE शुरू, क्योंकि अगर पेरेंट्स को उसकी जरूरत होगी तो हमको वो देना चाहिए। ये ना हम उनको ये ना फोर्स करें कि भाई हमारे पास है तो ये करो। तो हम अगले साल से एस्पायर में हम CBSE का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, एंड हम चाहते हैं कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन गेट दिस बेनिफिट ऑफ an international campus at an affordable fees, because again our fees will be the same as what was the thing on it, and we will not go as per what the current schools offer. ये बात तो सही है सर, पर आपने इंटरनेशनल सिलेबस देखा, वहाँ के स्टूडेंट्स देखे, उसके बाद में आपने CBSE स्टूडेंट्स भी देखा, पब्लिक स्कूल भी आपने बेंगलोर में चलाई। आप क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बदलाव चाहते हैं, या क्या बदलाव आना चाहिए? अभी सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लॉन्च हुआ है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने इंटरनेशनल सिलेबस में देखा है कि इट इज नॉट बुक ओरिएंटेड। अगर हम पुराने हमारे गुरुकुल वाली देखें तो गुरुकुल वाले के, इट वाज मोर आउट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बट उसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस एंड थिंग्स लाइक दैट, क्या हो गया, हम छूट गया और हम सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगे, हम पढ़ाई छूट गए जी। जबकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें मैं देख रहा हूं कि द फोकस इज बैक टू द
system where you should learn start. not हमने जहाँ से just start you किया। you should not by heart things। मतलब आपको उसका नहीं रट्टू है। तोते नहीं बनेंगे। हाँ वो, क्योंकि वो नहीं हो हम लोग क्या है आजकल हम सिर्फ मार्क्स देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हाँ मेरे बेटे को 99 मिला, 98 मिला, उसको आता क्या है ये नहीं जानते। जी। जबकि मार्क्स आर नो इंडिकेशन ऑफ हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। तो इस वजह से ये जो न्यू पॉलिसी है और सीबीएसई इज रनिंग एज पर ऑन द न्यू Education तो policy, इस वजह से आई एम वेरी हैप्पी दैट वी इवन दो वी आर मूविंग फ्रॉम IGCSE टू CBSE, बट आई फील वी विल बी एबल टू रन द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम अंडर द CBSE प्रोग्राम ऑल्सो। जी जी। तो ये इंसिडेंटली आप इधर आ गए हाँ। एजुकेशन में सेना के बाद में, और उसके बाद में आपने इस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आपने एक रिवोल्यूशनरी एक परिवर्तन किया, और आप हर जगह यानी ऐसे व्यक्ति आए और जो आपके साथ जुड़े और आप अच्छी शिक्षा प्रणाली को अच्छे वातावरण में लोगों को परोसे, Correct। ये आपने बहुत अच्छा है। अब आगे चल के क्या और कोई इंसिडेंट्स की राह देख रहे हैं आप, या और आगे चल के कुछ करना चाहते हैं? मैं मतलब मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है जो मैं चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ वो है बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना और टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करना। जी। तो मेरा मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा है कि आई वांट पीपल टू ट्राई न्यू थिंग्स, जी। that they should be able to not give answers but get children to find solutions। जी। दोनों में बहुत फर्क है। एक है कि आप क्वेश्चन पूछो और उनको बोलो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, जो आप लिख के उसके हिसाब से आपको बताएंगे। मार्क्स होते हैं। जी। बट मैं चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहता हूं कि हम लोग सब ने डिक्टेशन किया हुआ है। सो डिक्टेशन हमारे टाइम पे क्या होता था, हर द इंग्लिश टीचर आपको 20 वर्ड्स बोलती थी कि ये फ्राइडे को दिया हुआ, मंडे को आपका ये होगा और आपने इसमें से करेक्ट किया है। हाँ। तो मेरा सोचने का तरीका है कि मंडे को द स्टूडेंट शुड कम एंड एवरी स्टूडेंट शुड से वन वर्ड इन द क्लास ओके। and should say the meaning of that word. By that, what has happened is you are not telling them what to do, but the whole class is exposed to 20 words. सही बात है। So this is a difference in learning. Difference between learning and I would say rote learning. सर, अब चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि शिक्षा हो गई, सेना हो गई, डिसिप्लिन हो गया, इसके अलावा और क्या शौक और क्या आपके मन में इच्छाएं हैं? आज भी आज के फ्लाइट में मेरी एक स्टूडेंट थी जो एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए आई है, तो उसको वहां देख के एंड व्हेन शी वाज सो हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मी टू हर फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज द लार्जेस्ट माय सेविंग्स। हाँ, माय सेविंग्स इन लाइफ इज दैट इतने लोग अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में जो है ये सेविंग्स बहुत अच्छी रहती हैं सर। और ये हमेशा रहती है। बच्चे, हमारा सिखाया हुआ व्यक्ति। हाँ, मेरा अभी फिलहाल एम्बिशन तो आई थिंक ये है, कंटेंटमेंट है मेरे को, बट मैं चाहता हूं कि एजुकेशन में कई सारी चीजें समहाउ टीचर ट्रेनिंग पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए, ताकि टीचर्स का इंटरैक्शन बच्चों के साथ अच्छा हो। इज मोर, अगेन मैंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि टीचर सिर्फ आंसर्स बताएं बच्चों को, बट उनको बोलें कि भाई आप आंसर बताओ, जी, यू फाइंड दिस, सो यू कम एंड pose a problem and let us see what is the answer, and you can have 5 different answers for the same question. बिल्कुल। So that brings in the individuality. यानी आप आमूलाग्र परिवर्तन चाहते हैं, तो हम अगली बार जब मिलेंगे तब वो क्या क्या परिवर्तन हो रहेंगे उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते आपकी पसंद का और एक गाना हम सुन लेते हैं, बताइए आप। मुंतशिर वाला, मनोज मुंतशिर। हाँ, उनका जो गाना है ना, जो बहुत फेमस, देश के बारे में। हाँ, केसरी। हाँ, केसरी में जो गाना है, जरूर। हाँ, वो गाना बिल्कुल जरूर सुनाते हैं, ताकि फौज का भी प्रतिनिधित्व गाने में रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तेरी मिट्टी में मिल हाँ, जाना। जी बिल्कुल वो गाना सुनाते हैं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस
नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो कैप्टन उन्नी गोपालकृष्णन जी आज आप आए और आपसे बहुत, मैं भी बहुत इंस्पायर हुई और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही मुझे बहुत खुश जब मैंने सोचा कि कैप्टन आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा एक डर महसूस होता है फौज का, पर आपसे बात करके मुझे बिल्कुल सहज और बिल्कुल सरल लगा। और आपसे बात करना मुझे उतना बहुत मज़ा आया और बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने के लिए मिली। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आकाशवाणी की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। बहुत ही नमस्कार। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। एंड मैं आप लोगों से और नागपुर में जितने पेरेंट्स हैं उन लोगों के साथ अवेलेबल हूँ टू शेयर माई आइडियाज फॉर वॉट एवर बी। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का गुड मॉर्निंग नागपुर शो, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई कैप्टन उन्नी गोपालकृष्णन से। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते बताएं कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है डॉक्टर विजय सिंह राजपूत। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।